नमस्कार, आदाब। मैं गौतम सिंह विरदी, ताइक्वांडो प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलोर से आप सभी का इस ऑनलाइन कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर वन मोर सेशन. The discussions are on session after session, and I hope that all these online sessions must be really beneficial to all, as we all are in Taekwondo profession. Somewhere or the other, definitely these sessions will be of use to us. Now, moving on to my topic of the day, that is scientific approach towards. आप लोगों को ज्यादा अंग्रेजी वाला टॉपिक लग रहा होगा, बट देन इसको समझना बहुत ही जरूरी है. जब हम में से कोई बीमार पड़ता है तो हम किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कोई दवाई मांगते हैं, तो वो कौन सी दवाई देगा हमें? इतनी सारी दवाइयां हैं, इतने सारे सिरप हैं, इतने सारे इंजेक्शंस हैं, तो हम जाके उसको ये नहीं बोलेंगे कि दवाई दो या इंजेक्शन दो या सिरप दो. हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें चाहिए क्या, नीड. और बिना उस नीड को एस्टैब्लिश किए हुए, हेलो, आई थिंक सम मैसेज इज कमिंग दैट द वॉइस इज लो. एम आई ऑडिबल? Sir, it's fine, sir. It's fine. Some messages are coming that the voice is low. That is why. I think, sir, you have to keep your mic little bit closer to your Okay. mic. All right. Is it okay now? So, नीड की मैं बात कर रहा था कि जब तक किसी चीज की जरूरत महसूस ना हो, उस काम को सही तरीके से नहीं किया जा सकता. नीड यानी कि डेस्टिनेशन. तो ट्रेनिंग करवाने के लिए, एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन करने के लिए, या किसी भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए एक ताइक्वांडो कोच के लिए बहुत जरूरी है कि वो नीड एनालिसिस करे. नीड एनालिसिस का मतलब होता है जरूरतों का विश्लेषण करना. अगर हमें पता नहीं है कि हमारी जरूरतें क्या हैं, तो हम काम क्या करेंगे? हमें पता ही नहीं लगेगा हम कर क्या रहे हैं, क्या मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक इसी तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी किसी भी प्लान को, किसी भी ट्रेनिंग प्लान को आगे बढ़ाने के लिए नीड एनालिसिस का करना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ थरो नीड एनालिसिस बिफोर वी get into any kind of training program. And why this is important? What are the factors affect the need, and how this analysis is to be done? आइए हम एक प्रेजेंटेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नीड है क्या. Now, scientific approach to need analysis in taekwondo का मतलब है कि हमें ये देखना है कि क्या चाहिए, और ये नीड एनालिसिस किसका नाम है, किसको कहते हैं. So the need analysis is a two-stage process that includes stage 1, an evaluation of the requirements and characteristics of the sport. Stage 2,
एन असेसमेंट ऑफ द एथलीट। यानी कि नीड एनालिसिस 2 स्टेजेस में किया जाता है। इट इज डन इन 2 स्टेजेस। नंबर 1, द इवैल्यूएशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पोर्ट्स, यानी कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट को जनरेट करना। यानी कि हम जिस खेल को खेल रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं के आधार पर यह पता लगाना हमें चाहिए क्या। जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे तब तक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नहीं, बिकॉज नीड एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम डिजाइन। एंड द सेकेंड स्टेज, जब हमें ये पता लग जाए इन स्टेज 1 दैट वी हैव ऑलरेडी थरो with the requirement based on the characteristics of the sports, that is taekwondo, then we can move on to the requirement of the athlete, whether this particular athlete is able to achieve those requirements or not. So this is called एक परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर होता है। उस परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए नीड एनालिसिस की जरूरत होती है, उसी को हम नीड एनालिसिस कहते हैं। और जब वो परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, मान लीजिए हम एक पाई चार्ट बनाते हैं, तो उसमें हमें पता होगा क्या कितना चाहिए, और उसके बाद ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बनता है। और वो जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर के आधार पे होता है। वाई नीड्स एनालिसिस, एक्चुअली यहाँ पे माफ कीजिएगा, नीड्स होना चाहिए, प्लूरल है ये, बहुत सारी जरूरतें हैं। टू सेट ट्रेनिंग गोल, जब तक हमारे पास एक क्लियर कट गोल नहीं होगा, एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक हम ट्रेनिंग करवा नहीं सकते। और वो गोल डिसाइड करने के लिए नीड एनालिसिस करना जरूरी। टू डिजाइन एप्रोप्रिएट प्रोग्राम, इफ अगर हमारे पास हम प्रोग्राम डिजाइनिंग करना चाहते हैं, एक एप्रोप्रिएट प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें नीड एनालिसिस की जरूरत है। टू सेलेक्ट सूटेबल एक्सरसाइजेस, हमें हमारे गेम के अनुसार जो एक्सरसाइजेस को हम चुनते हैं, कौन सा एक्सरसाइज करना है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेडिकल स्टोर में अगर आप जाके बोलिएगा मुझे दवाई दे दो, गिव मी सम मेडिसिन, so that chemist or druggist is not going to give you whatever comes to his mind. You have to specify what kind of medicine you need, what is the power of the medicine, what is it for. Same way, when we go to a training center, taekwondo training hall or ground or gym or wherever, we have to be sure about what are we going to do. So the selection of the exercise is based on need analysis. To regulate load dynamics, our loading pattern is regulated only because of the requirement of the game. If we just regulate whatever we want, we give one day maximum load, next day sub maximal load, again maximal, without any reason, we just हम थकाते हैं। हमारे ज्यादातर ताइक्वांडो कोचेस की ये आदत है कि जब तक खिलाड़ी जमीन पे लेट नहीं गया तब तक वो समझते हैं कि ट्रेनिंग हुई नहीं आज ठीक से। एंड second last is to ensure targeted training outcome. हमने ओवरऑल जो ट्रेनिंग आउटकम की उम्मीद रखी है, उस ट्रेनिंग आउटकम को पाने के लिए नीड्स एनालिसिस का करना जरूरी है। टू प्लान प्रॉपर रिकवरी, फॉर ऑल दीज थिंग्स वी गॉट टू नो व्हाट वी नीड। इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू नीड्स एनालिसिस इन ताइक्वांडो according to the requirements and characteristics of taekwondo. अभी यहाँ पे जितने भी कोचेस एंड एथलीट्स भी हो सकते हैं, कुछ जो सुन रहे हैं, आप सभी को ताइक्वांडो के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आप में से कुछ इंटरनेशनल मेडलिस्ट होंगे, कुछ कोचेस होंगे, कुछ नेशनल कोचेस भी बन के फॉरेन कंट्रीज गए होंगे इंडियन टीम के साथ में। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गेम, you are already aware of it. So
based on those characteristics, we have to categorize different types of demands. First is physical demand, यानी कि किस तरह की फिजिक चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए ताइक्वांडो के लिए. We have got muscular demand, मांसपेशियों से हम क्या मांग कर रहे हैं, what are we demanding from the muscles. Biomechanical demand. Biomechanics is a science of forces acting on a human body and the effect produced by these forces. External forces are air friction and gravity, and internal forces are muscular forces. इनका भी बहुत बड़ा योगदान है. This also has a big role to play in this need analysis. Then we have strength demand. We have got technical and tactical demand. We have got common injuries in Taekwondo. So this first part is the quantification of training. And the second one is assessment of the athlete. Coming to physical demand. Now height, weight, body mass index, body composition. Now if we talk about height, weight and body mass index, everybody knows that. Now हम ऐसे बोल देते हैं कि taekwondo we need long legs, we need height, but then you have to really get into the data, statistics. How many athletes in the world ranking, what is their height? How many athletes have won the matches because of height? What is the positive correlation between height and the winning the medals? And जब तक हम उसको ध्यान से देखेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि are we really going to the right direction. Next is body composition. Body composition in our body, there are so many things. The composition of the human body, we have got body fat, lean body mass, fat-free mass. Lean body mass is completely muscle, whereas fat-free mass, it has got water, protein, etc. Then somatotype. Somatotype is a body type. It's a kind of structure of the body, size, shape. So this is divided into 3 basic categories. And this particular division was given by Sheldon long back. Now we are moving into how we are not getting into the detail of these anthropometric variables, but it is very important for us to know at least कि ये है क्या. कल को आप ताइक्वांडो कोच हैं, कल को आपसे कोई पूछेगा यहाँ भाई किस तरह की बॉडी चाहिए, तो आप बोलोगे पतला लंबा. दिस इज अ लेमैन टॉक. यू शुड टॉक साइंटिफिकली using the terminologies, the exact terminologies. Now you can just have a look at this data. It is a very fresh data, कल रात को ही बनाया है. Because this world ranking के जितने भी फर्स्ट अराउंड 20-25 एथलीट्स को लेने से पता चलता है कि जो फर्स्ट 3-4 कैटेगरीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज आर इन अंडरवेट. बट वी कांट हेल्प, दे आर ऑल वर्ल्ड क्लास एथलीट्स. हम नहीं बोल सकते हैं कि तुम अंडरवेट क्यों हो, तुम नॉर्मल हो जाओ, तुम्हारा बीएमआई बढ़ाओ और खाओ. वी कांट से दैट. इट इज द दिस इज व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज रिक्वायर्ड इन ताइक्वांडो एंड दैट इज हाउ इट इज. एक वेट लिफ्टर है, वो भारी भरकम दिखता है. Sometimes they are overweight, obese, but they are the world-class athletes. Now in Iran, Bulgaria, China, we have got so many athletes. We can see them at the international arena, but their body is not normal. It looks abnormal, but that is suitable for that particular event. So that based on the characteristics of that particular game, the body is adapted to certain shapes and structures. So we can't help it. तो यहाँ पे मेल और फीमेल का कुछ डेटा जिसमें हाइट मिनिमम मैक्सिमम, बीएमआई मिनिमम मैक्सिमम, मेजॉरिटी यानी कि व्हाट इज देयर इन पूरे ग्रुप में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या है.
Now coming to body type, according to research, the finding says that senior male and senior female, we have got different type of bodies. Balanced ectomorph देखा गया है. And as the weight category goes, endomorphic range comes dominant. यहाँ पे देखिए 4 एथलीट्स हैं, दे आर ऑल ओलंपिक वेट कैटेगरी के एथलीट, अंडर 58, अंडर 68, अंडर 80 and plus 80. But then let me be very clear on it. Only the correct somatotype will not decide your performance. This can be one small part of the whole thing, that is body type. Somatotype is not a unique parameter for high level success in sports. It is necessary to take into consideration such factor as motor skill and psychological state that affect the performance of athlete. Other researchers have also done. Spanish male athletes were ectomesomorph. Male athletes in London were endomorph, mesomorph, and female athletes were mesoendo. American youth were mesoecto, and females athletes were central somatotype. So like that, this, अगर बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि what is somatotype और इस तरह के जो terminology है, तो I think you got to study little anthropometry so that you can understand what is this all about. Next, moving on to muscular demand. Now, when we give an exercise, how we give an exercise without understanding the motor action, हमें पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर गेम में कौन से मेजर मसल्स हैं, which are the prime movers, which are the antagonist, which are the antagonist in particular movement, what kind of action is taking place. So जो पहली बात है, that is taekwondo movement pattern. taekwondo में किस तरह के movements हैं, हमें movement को पहले स्टडी करना होगा. अगर आप किसी पर्टिकुलर किक के बारे में, पंच के बारे में, स्टेपिंग के बारे में, अटैक, डिफेंस, तो बॉडी में कोई तो मूवमेंट होगा. And that when this movement takes place, we have to analyze that movement. Okay, what kind of movement is happening in taekwondo? So just I will give a small example in form of okay, so there is a small change in it. Okay, I think there was someone written that volume is low. Let me. Is it okay now? So fine, sir. It's going smoothly. I Okay. think in between some problem. Somebody is scribbling the screen. Don't do that. I request all the participants, please don't scribble on the screen. If you have any request, you please put on the chat box. Don't write on the screen. I will just play one video for understanding of everyone. That is about the movement pattern. Yeah, so just have a look at this.
Sir, excuse me, sir. Nothing. Now video is going on, sir. Hello, sir. आप वीडियो प्ले कर रहे हैं क्या सर? Yes. No, sir. Nothing. Video has not come. No, sir. Oh, I am sorry. I think the screen is paused. I don't know why. I'm so sorry. This is screen somehow is getting paused. Is it okay now? Hello, Balu, is it okay now? Sir, start नहीं हुआ है sir. Now. Balu, can you see the screen? हाँ सर. स्क्रीन तो देख सकते हैं सर, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ वीडियो. हेलो सर. वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ अभी, स्क्रीन नहीं पे नहीं नहीं आया. नहीं 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 आया. Oh, I think there is some problem. Anyway, so I will just move on to the next thing. I think there is some technical error in this because of network. It is not going. The file is little loaded. So movement patterns. Movement pattern के बारे में let me not talk much. Okay, because the more I discuss, the more you will get bored because all of you know what kind of taekwondo movements are there. Balu, is it okay? My PPT is coming. Hello. 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 No sir. No. No PPT. Yeah. Now it's coming, sir. Okay. Right. So there is a taekwondo movement pattern. Everybody knows. We have got. हम ऐसे बात करेंगे अगर कि पैरों को उठाना है, किक मारनी है, that is fine. But we should know which muscle is responsible. We have to know कि अगर हम straight पैर को उठाते हैं, which are the muscles responsible for that particular movement. If we don't know, then we cannot train. Second is, first is movement. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मस्कुलर डिमांड की, मसल की क्या डिमांड है. तो फर्स्ट डिमांड इज मूवमेंट पैटर्न. सेकंड इज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल को जिस स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें वो पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीड चाहिए कंपटीशन के लिए. अगर हम उस मसल को उससे लो स्पीड में ट्रेन करेंगे तो मसल को आदत हो जाएगी उसी स्पीड में मूवमेंट करने की, बिकॉज अवर न्यूरल कम्युनिकेशन विल get settled in the same pattern. So I'll just show a video. Balu, just let me know if it is being played. Aya. No sir. Videos are not being played? No sir. Oh, I think there is some problem with the videos. Videos are not getting connected. Anyway, so I'm just moving on to the next. The third one is type of contraction. There are three types of contractions. One is isometric, isotonic, and isokinetic. So those who have already studied and have done diploma and some any other course, they know there are different type of muscle contractions are there. So that also we have to take into consideration what kind of muscle contraction is involved in taekwondo. Suppose when we are doing stepping, so you must have heard, आपने सुना होगा कि बहुत सारे एथलीट्स के क्वाड्रिसेप टाइट हो जाते हैं स्टेप करते करते. तो वो क्या है? वो है क्वाड्रिसेप का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसेंट्रिकली क्वाड्रिसेप ज्यादा समय तक रहता है, यानी कि मसल इज लेंथन्ड बट स्टिल इट इज इन टेंशन. सो दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. जब हम खड़े हो जाते हैं, जब हम जंप करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो लाइक दैट डिफरेंट काइंड ऑफ exchange of contraction takes place
when taekwondo movements are done. So this is about muscular demand. Next, moving on to biomechanical demand. Biomechanical demand, I will again, I had so many videos, but I don't know, it is not getting played because of some net problem. So अगर हम अपनी नंगी आंखों से देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, तो हमें सुपरफिशियली पता चलेगा कि मूवमेंट्स कैसे हैं. लेकिन it is very important for a taekwondo coach to understand the biomechanical principles involved in taekwondo movements so that you can minimize the injuries, you can accelerate the movement, you can make the skill little more efficient, skills का grace बढ़ेगा, angular movement, angular velocity, angular acceleration, काइनेटिक और काइनेमेटिक जो पैरामीटर्स हैं उनमें फर्क पड़ेगा. तो एथलीट की स्किल में बहुत फर्क पड़ेगा इफ वी नो हाउ मेनी व्हाट आर द बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस. सो these biomechanical principles are can be seen when we have a knowledge of biomechanics. So you can see here there is a force platform and you can see the markers in the body. So चारों तरफ infrared cameras होते हैं, there are cameras and through that movement is recorded. And ये जो markers body में लगे हुए हैं, these markers are only taken by those infrared cameras. It will not shoot the way you get video recording done. So like that body के movements को analyze किया जाता है and then we come to a conclusion that okay, these are the movements involved in taekwondo and in these movements these are the biomechanical principles applied. Now moving on to metabolic demand. मेटाबॉलिक डिमांड का मतलब है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी सिस्टम है जहां से हमें एनर्जी मिलती है उसकी क्या डिमांड है. And let me tell you, ladies and gentlemen, it is very, very difficult to optimize the training metabolism, the energy metabolism for training. If we do not optimize the energy metabolism properly, हमें पता नहीं है कि हमारे गेम के लिए कितना हार्ट रेट जाना चाहिए, कितना लैक्टेट एक्यूमुलेशन होना चाहिए, हमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, तब तक हम ट्रेनिंग करवा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें हमारे शरीर की मेटाबॉलिक डिमांड्स का पता नहीं है. ताइक्वांडो में what kind of energy system is involved? There are 3 different energy systems. One is aerobic, next is anaerobic lactate, then anaerobic lactate. Let me go a little deeper. Recent amendments of competition rules has increased physiological response to taekwondo match. जितनी शारीरिक मांग हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसकी जितनी मांग पहले थी ताइक्वांडो मैच खेलते वक्त, आज की डेट में जब रूल्स बदल गए हैं तो शरीर से ताइक्वांडो मैच ज्यादा मांगता है. ताइक्वांडो डिमांड्स मोर. दैट मीन्स द demand, physiological demand and response has increased. Like heart rate, recent researches says that heart rate almost 1.5 to 1.8% ज्यादा हो गया है. Then energy expenditure around 3 to 5%, it has increased up to 3 to 5%. Then lactic concentration, it has 15%, almost 15% increment is there immediately if it is taken immediately, and after exercise 25% in recovery. When the recovery phase जाता है उस दौरान 25% increment हुआ. That means the recovery also slows down. If you go high, the recovery definitely slows down. So overall physiological load is
around 2 to 4%. So you can just see this is the heart rate response of a taekwondo match. जब हम taekwondo game खेलते हैं, when we play a match, so our heart rate responds in this particular pattern. In this particular fashion, heart rate moves. Now, if we don't know the heart rate pattern of taekwondo bout, what we will do? We will train in a different heart rate pattern. Now, taekwondo is a open skilled game. ओपन स्किल्ड गेम का मतलब होता है कि हमारा गेम स्किलफुल गेम है, डिसीजन मेकिंग है, रिएक्शन है, कुछ भी हो सकता है एरिना में जाने के बाद. When our athletes are fighting, when our athletes are competing, nothing is sure, nothing is definite, no skill is decided. So this kind of games are called open skilled games. The other games are closed skill games like javelin throw, discus throw, weightlifting, archery. We know that there is nothing surprising going to happen. अगर आपको जेवलिन फेंकना है तो you just run and do every time you keep on doing the same pattern. So there is a set pattern. उस particular technique का एक set pattern है जो आपको बार बार करना है, आपको वही करना है. So that is called closed skill events. और closed skill events में कुछ surprise नहीं होता. You just have to perform well because it is a measurable event. Distance, kilograms, high jump mein height. So there is a measurable target. You have to achieve that. And in that, you have to work hard to improve your timings, distance, height, or kilograms, or whatever. But then games like taekwondo, boxing, hockey, football, these kind of games are open skilled games in which decision making is there, and we don't know surprisingly what will happen during the match. That means we have to be ready for worst to worst conditions. That is why our training has to also go in that fashion. Training has to mimic. आज हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं नीड्स एनालिसिस की, यानी कि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताइक्वांडो के मैच में किस तरह से होता है, शरीर हमारा किस तरह से काम करता है. जब हमें वो पता चल जाएगा, then we can train our athletes based on those things. So you can see the first round, start of the match, the heart rate goes up to around 80, 82 beats per minute. These are all in the first round itself, start of the match, and the lactate is around 3.2 millimole. End of the round 2, round 1, the heart rate comes down. आप देखिए heart rate नीचे आ रहा है. But since body is anaerobically tired, lactate ऊपर चला गया 7.2 millimole. Then you see the pattern, second round, the heart rate again goes high. It goes up to 185 to 87 beats per minute. And the recovery becomes slow. So you can see the recovery between first and second round and the recovery between second and the third round, there is a difference. After the second round, you have not recovered as much as you had recovered after the first round. After the second round, you have not recovered the way you have recovered after the first round. इसका मतलब है कि second round में आप ज्यादा tired होते हैं. And third and the final round, the heart rate goes up to 200, almost 190, maybe 90, 90 के आसपास. So that means your heart rate is going very high. And the lactate is 8.2. Since this particular diagram is of little, few years ago, but then now, abhi jo physiological demand, it is much higher than this.
We need to have a spot tester, we need to have, हमें उसको टेस्टिंग करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए. So we can also have, we can test this and we can see. यहां पे मैं आपको I want to tell you that the lactic acid is one of the most important parameter which we normally say lactic acid is the culprit, because of that we get tired, but it is not like that. लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? जब पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंस में आगे बढ़ता है तो लैक्टिक एसिड का रूप ले लेता है, बट देन इट कैनॉट अगेन टेक अ यू टर्न. बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो लैक्टिक एसिड के ट्रेनिंग करके लैक्टिक एसिड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, उसके कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं उनको बदल देते हैं ट्रेनिंग करके, ताकि फैटिग डिले हो जाता है. यानी कि अगर कोई एथलीट है जिसका लैक्टिक एसिड 10 मिलीमोल एक्यूमुलेट हुआ है और वो सिल्वर मेडल लेता है, और जो गोल्ड मेडल लेता है उसका लैक्टिक एसिड 8 मिलीमोल एक्यूमुलेट हुआ है, तो वी कांट जस्ट से कि लैक्टिक एसिड जिसका ज्यादा है इज अ गुड प्लेयर. नो, it shows that the gold medal winner has economically spent his energy and there is further room for improvement. अगर वो ऐसा करे, he can become much more improved athlete. और एक समय ऐसा आता है जब हमारा मैच खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा सेकंड मैच है फिर से. सो यही पैटर्न फिर चलेगा. 1-1.5 घंटे के बाद, आफ्टर 1.5 राउंड, द सेम हार्ट रेट पैटर्न विल बी एग्जीक्यूटेड इन अवर बॉडी. क्योंकि वर्ल्ड ताइक्वांडो के रूल्स को तो हम बदल नहीं सकते. वी कैन नॉट से कि हम 2 मिनट की जगह हम 1 मिनट खेलेंगे. यू कांट से दैट. आपके दिल को धड़कना ही होगा, और अगर आप नहीं मारिएगा तो ओपोनेंट मारेगा. सो दैट मींस द हार्ट रेट पैटर्न विल रिमेन द सेम. Only we have to control our body, we have to adjust our body that we recover in the second match and perform with a similar heart rate response. Similar. And यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो वो हमारे एक मैच के बाद बॉडी में एक्यूमुलेट, इट इज अ एंड प्रोडक्ट. इट इज एंड प्रोडक्ट. एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम का ये एंड प्रोडक्ट है, और ये एंड प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव होना चाहिए. जब तक ये बॉडी से रिमूव नहीं होगा एंड प्रोडक्ट, हम टायर्ड रहेंगे एंड इट इज नॉट गुड. नेक्स्ट बाउट में वी विल नॉट फील गुड. सो दैट इज व्हाई ताइक्वांडो एथलीट्स हैज टू गो फॉर अ कूलिंग डाउन आफ्टर एवरी मैच. नॉर्मली हमारे एथलीट्स क्या करते हैं? हमारे एथलीट्स कंपटीशन खेल के आते हैं और इमीडिएटली कोई बात करने लग जाता है, कोई सो जाता है, कोई लेट जाता है, कोई सेल्फी लेता है. सो दिस ऑल, वी हैव टू एजुकेट अवर एथलीट्स एंड कोचेस कि after every match there has to be a moderate cooling down for few minutes for the removal of the lactic acid. ये तभी होता है जब क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है. लैक्टिक एसिड ऐसे ही रिमूव नहीं होता. लैक्टिक एसिड क्या करता है? 70% लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. एक्सक्यूज मी. और बाकी का जो 30% है उसमें से 10% अमीनो एसिड बन जाता है. अमीनो एसिड अगेन हमारे बॉडी में रिकवरी के लिए जरूरी है. अमीनो एसिड हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द बॉडी. और जो बाकी का जो 20% है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बट इट कैनॉट जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू द मसल. इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में उस 20% को लेकर आए और हम दोबारा से अपने मूवमेंट्स को कर पाए. इसीलिए वी हैव टू से दैट लैक्टिक एसिड इज नॉट द कल्प्रिट. इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेंड रादर.
क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में एनर्जी को बनाने में हेल्प करता है, थोड़ा परसेंट करता है बट इट हेल्प्स। सो इसके लिए हमें थोड़ा अंदर जाना होगा, एनर्जी सिस्टम को अच्छे से पढ़ना होगा। एंड आई होप जो मेरे यहाँ पे साथी लोग हैं जिन्होंने इस एनर्जी सिस्टम के चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आई विश एंड आई होप दैट आप लोग किसी अच्छे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के पास, फिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और अपनी इस नॉलेज को बढ़ाएंगे। These findings suggest that the new rules are more demanding. There has been a shift in Taekwondo combat profile toward greater body movement dynamics, higher intensity, and greater post-exercise fatigue. See, यहाँ पे भी लिखा हुआ post-exercise fatigue, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद जो फैटिग आती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ज्यादा है। अगर पोस्ट एक्सरसाइज फैटिग ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप ज्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं और उतना ही आपको रिकवरी जल्दी करना होगा बॉडी में से। यू हैव टू डिसिमिनेट, रिमूव, फ्लश आउट द accumulated lactic acid in your body, otherwise this byproduct, this end product will not let you train well or compete well for the next round. Now the values of heart rate, energy expenditure, and lactate concentration during tournament are near or preceding the maximum attained during progressive exercise until exhaustion. यानी कि अभी जो रूल्स चल रहे हैं जिसमें जिसका जितना ज्यादा अटैक रेट होगा, it is always good because we are playing with the machines. So physiologically we have to be much more stronger than before to play the current way of Taekwondo matches. Therefore, more focus is needed on Taekwondo specific high intensity training. Mind it, अभी भी हमारे कोचेस बच्चों को दौड़ाते हैं. I will tell you that the contribution of energy system around 66% is aerobic. Aerobic metabolism is around 66%. And we have got anaerobic lactate and anaerobic lactate. So anaerobic lactate is around 30 to 34% and anaerobic lactate is around 2 to 4. That means this data is also a little old, but now presently the contribution has also comparatively, हमने शुरू में देखा कि some percentage of heart rate, lactate concentration, everything has increased and overall physiological load has become 2 to 4% higher than the previous style of Taekwondo matches. तो जब तक इन बातों का पता नहीं, आप मुझे बताइए, अगर ये क्लासरूम होती और हम आमने सामने बैठे होते तो मेरा आपसे सवाल होता कि आप मुझे बताइए कि आप ट्रेनिंग कैसे करवाइएगा. एंड्योरेंस का मतलब हम यही समझते हैं दौड़ो, ऐसा नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट एरोबिक एंड्योरेंस, we have got 4 different things in aerobic endurance. We have got VO2 max, we have got anaerobic threshold, we have got movement economy, and we have got energy substrate. आपने पढ़ा नहीं है तो आपने कल एक हमारी लेडी कोच ने एक कल का जो सेशन लिया था, आप अगर इम्प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो यू आर लिएबल फॉर व्हाटएवर चार्ज और व्हाटएवर. मतलब वो भी एक तरह का हैरेसमेंट है. आपने पढ़ाई नहीं की और आप चाहते हैं कि मैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग दूं. हाउ? वी आर कोचेस, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन सब्जेक्ट. जिस तरह से एक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है दवाइयों का, उस तरह से हम एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं. तो डॉक्टर 5 साल एमबीबीएस करता है, उसके बाद वो दवाइयां लिखता है. किसी से सुन के पैरासीटामोल खा लो, डोलो खा लो. दे डोंट डू दैट. और अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होगा. उसी तरह से अगर आपको कोई गलत दवाई कोई डॉक्टर दे देता है तो हम नाराज होते हैं कि उसने गलत दवाई दे दी और मुझे साइड इफेक्ट हो गया, मेरी तकलीफ और बढ़ गई, हो सकता कोई मर भी जाए. ठीक उसी तरह से जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनीज के शरीर में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस धीरे धीरे अडेप्टेबल हो जाते हैं. उसकी बॉडी उस चीज की आदी हो जाती है. दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल अडेप्टेशन. यानी कि वो उस चीज का
आदी हो जाता है, उसको उस तरह की ट्रेनिंग, और अगर वो गलत ट्रेनिंग देंगे तो गलत चीज का आदी हो जाएगा। तो रॉन्ग ट्रेनिंग cannot be ignored because wrong training has side effects, and those side effects can only be minimized. Errors in training can only be minimized if we coaches study and justify our work, justify our job. When we go to the ground, again I am repeating, we are dealing with the human subject. हम गुड्डे गुड़ियों से खेल नहीं रहे हैं, वो किसी की बेटी है, किसी का भाई है. If something wrong happens, we have to take the responsibility. So for that, we have to study all these things. And ये बातें अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम इंटरनेट से पढ़ लें या यूट्यूब में देख के सीख लें, it is not possible. Maybe up to certain extent it may be possible. I'm not saying no, but then आपको एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है, आपको कोर्स करने की जरूरत है, आपको you have to go to a qualified person to understand these things. Now I'm coming to the technical and tactical analysis. इसके साथ भी एक वीडियो है, but I have my own doubt. The video will be played because the connection is not permitting me to play. I have arranged around 5-7 videos, but I could not play. I apologize for it. Let me just have a trial. Yes, it looks so. No, I think the video is not getting played. So anyway, excuse me for this. So the technical analysis is what kind of skills, technical and tactics are involved. This is a very big question. अगर एक पाई चार्ट बनेगा, पाई चार्ट आप समझते होंगे, गोल सा पाई चार्ट होता है जिसके सेंटर से अलग अलग लाइंस जाती हैं और वो जो टेंजेंट्स हैं वो सब मिला के 100% बनाते हैं. तो वो पाई चार्ट में अगर ताइक्वांडो का पाई चार्ट बनेगा, हेलो, am I audible? Yes, sir. Am I audible, Balu? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. एक मैसेज आया था इसीलिए. Anyway, so if we make a pie chart of taekwondo, it will cover a bigger area with techniques and tactics. क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये क्लोज स्किल इवेंट है नहीं, ये है ओपन स्किल्ड इवेंट. यानी कि स्किल एंड टेक्निक एंड टैक्टिक्स, द आर्ट ऑफ कॉम्बैट, it plays a bigger role in the whole performance structure. And बाकी चीजें भी हैं, but then जैसा हमने उस दिन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में भी सुना था कि it is a comprehensive thought. आप 2-4 एबिलिटी टेस्ट करके you cannot say ये बंदा टैलेंटेड है. You cannot do that. It is not possible. We can just assume because there are so many things it makes performance. Performance it includes a variety of attributes: physical, technical, tactical, psychological, theoretical, decision making. In physical, again, there are subdivisions: strength, speed, endurance, flexibility, coordination, agility. There are so many physical attributes. Then you come to technique. In the technique, there are simple techniques, complex techniques, attack techniques, defense techniques, close techniques, front leg techniques, back leg techniques, punch. तो जितना हम करते जाएंगे हमें मिलते जाएंगे. Like that, टैक्टिक्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स. ओपोनेंट को गामजुम दिलवा देना, अपने गामजुम ने वीडियो रिप्ले मांगना और प्रेशर डालना ताकि ओपोनेंट को गामजुम मिले, हमें एक पॉइंट मिले. सो लाइक दैट द वे वी प्ले द गेम, टैक्टिक. देन साइकोलॉजिकल, वी हैव टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मेंटल टफनेस, प्रेशर हैंडल करना, फियर ऑफ डिफीट. सो ये सारे मिलके परफॉर्मेंस वर्ड बनाते हैं. और उस परफॉर्मेंस को हम टेस्ट कैसे करते हैं? 30 मीटर दौड़ो, यू डू जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप,
some reaction test or endurance test, और हम 4-5 टेस्ट करके हम ये कह देते हैं कि he is talented. It is wrong. Big area, and then only we can reach to some conclusion. Still we cannot say, but we can reach to some decision that okay, this particular group is okay and this particular group is not okay as of now. You can train and come back again after 6 months or 1 year. And then we can have summary of strong and weak points of the athlete. क्या क्या है? पहला तो taekwondo के skills, we know these are, अब ये skills चल रही है, PSS में इस तरह की skills चल रही है. But then जब हम अपने athlete की बात करेंगे तो we have to know the strong and weak points. So ladies and gentlemen, this is about the needs analysis. I wanted to play around 7-8 videos, but unfortunately the video could not be played. I can pass on the links and I can upload it, since these videos are not there in YouTube. So some of them are there, but not all. So I wanted to show some of the things basically in the movement pattern and speed. So I believe this session was useful, and I hope that everybody, all my coach colleagues will make a thorough needs analysis before you start your training. I repeat, ek baar I'll quickly get into the things. First thing is that I will go back to the slide. I will repeat quickly so that it will be a revision for you. Physical demand, किस तरह का शरीर होना चाहिए, what kind of body is required for taekwondo. That only we can compare the current world class athletes. We can compare current world class athletes, what kind of physique they have, and then how much we are lacking into. Geographically भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, but then it is important. Muscular demand, there are 3 things. Movement pattern, कौन से muscular movements हैं, then those movements are at what speed. Third, what kind of muscle contraction is taking place, whether it is eccentric, concentric, or dynamic, static, किस तरह के muscle contractions are taking place. क्योंकि जिस skill में जिस तरह का muscle contraction है, we have to train in the same fashion. We have to mimic, we have to mirror the demand of the game. That's the only idea. If you do something else and you want to compete with some other thing, इसका वही मतलब हुआ कि आप इतिहास पढ़ के जाते हैं और वहां जाके इंग्लिश का एग्जाम देते हैं. So it does not make any sense. Then biomechanical demands मैंने जैसा बताया कि biomechanics is the science of forces acting on a human body. हमारे शरीर पे जो ऊर्जाएं लग रही हैं, जो forces, जो बल लग रहे हैं उसका अध्ययन करता है. In that, the forces acting on a human body and the effect produced by these forces. बहुत सारे बायोमैकेनिक्स के different principles हैं. Law of inertia, law of acceleration, law of action reaction, wheel and axle, and base of support, center of gravity. So many different laws are there which works. Then coming to metabolic demand, एनर्जी सिस्टम को पढ़िए. जब आप एनर्जी सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, if you study energy system well, thoroughly, then only you will understand that what is the contribution of different energy systems in a taekwondo match, and then only we can train. Because without that knowledge, you will be just making children run, and then you will land up nowhere because you are giving a wrong training. Then we have got a strength demand. Different type of strength is required. I have not elaborated here. Explosive strength, elastic strength. We don't need maximum strength. Weightlifters की तरह maximum strength की हमें जरूरत नहीं है. हमें उसको convert करना है अपने specific movements में, so that our kicks become powerful. So if you know the conversion, then only strength training is possible. Strength training के अलग-अलग periodization है, anatomical adaptation, hypertrophy, maximum strength, and then conversion to the specific movements which are required for taekwondo. That is why हम कहते हैं कि it is a movement based training. Then coming to technical and tactical
you have to analyze the fights. You have to see what kind of techniques and tactics are dominant now. And this is something you have to be creative to make the new skills. That is how the experience, that is where the experience counts. And the last one I have not covered is common injuries, because tomorrow my colleague, another resource person, Mr. Naresh Bhavsar will be taking up on the session on common injuries in Taekwondo. And the last one is assessment of the athlete. So since assessment of the athlete, again there is a very big list. You have to see the human and weak point strength, biological age and training age. So there are individualized things which comes in the every athlete's profile which are not included in the equipment. So I hope this session was useful, and I take leave, and I will be happy to answer any questions if it is there. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Now I request all the participants, if you have any questions regarding this session, please ask. Sir, Gautam sir, can you please check the chat box? I think some questions are there. Hello, sir. Can you hear? Hello. Abhijit. Okay, I'll just. Yeah, I can hear. So there is one question. Mechanic be improved. Hello. Yes, can you hear me? Am I audible? So can biomechanics be improved? If so, then how can the reflex be improved? I don't know what this person wants to ask. Reflex has nothing to do with biomechanics. Reflex is the neural action. Reflex is the your training of neuromuscular system. Neuromuscular system is very difficult to train, but then there are three factors which can improve your reflexes. Number two, the number of motor units fired. हमारी body में when the brain sends a message, it goes to the from sensory neuron, it goes to the motor neuron, and the number of motor units are fired. So वो firing of motor units is first factor. Second factor, how many motor units are being fired, उसमें sparking कितना हो रहा है, number of motor units, number of fibers. And the third one is synchronized firing of motor units, yani ki how many motor units are firing at the same time. So if these three things will help improving the reflexes, and those reflexes will not be, you can't think that okay, I have not trained with these reflexes and in competition I want this from you. It is not possible. The similar reflex action has to be there, because impulse aane ke baad our neuromuscular system will work in the same way. There is another question: when an athlete is exhausted mentally in a fight, how is he supposed to be cheered up? See, this is the question of related to psychology. There are, see, when you are before the match, if the athlete is already motivated, you arousal is high, you can't give motivation at that time. There are three stages before the match. That is pre-start apathy, pre-start readiness, and pre-start fever. That is called inverted U hypothesis. So inverted U hypothesis जो है वो fight के पहले आता है, जिसमें we have three kind of psychological states, and when the
फाइट इज ऑन कर सकते हैं जो आपने ट्रेनिंग कराया होगा. यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू बिकॉज द टाइम इज वेरी शॉर्ट. Another question is, what is training age? How we'll find it? Someshwar, my dear brother, you're already working in Sai. Training age is not, you cannot, I cannot say कि इतना training age है. Training age is the number of years a person has practiced taekwondo. That is the training age. So training age, how can I say training age कितना है? So it depends. It is a very individualized question. Okay. And one more thing I want to add about the yesterday's some 400 and 800 meter confusion that I will talk later. And can you explain ectomesomorph? Yeah, ectomesomorph is a kind of, in the mesomorphic is the dominant body and ectomorph is the subordinate. It is the second dominant. Okay. It is not the first one. So we say एक्टोमोर्फिक मेसोमोर्फ जो बाद में आता है. एक्टोमोर्फिक मेसोमोर्फ यानी कि द डोमिनेंट बॉडी टाइप इज मेसोमोर्फ एंड मस्कुलर एंड एक्टोमोर्फिक लिनियरिटी. सो इट इज lineared muscular person, not muscular lineared person. I think some more questions are floating. Yeah, I have to go a little back gradually. Sir, how to stop message displaying on my screen continuously? Oh, I'm what is this? See, one more question is that can biomechanics be improved? हाँ, बायोमैकेनिक्स इंप्रूव करने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स में रिसर्च करना होगा. आप नोबेल पुरस्कार लीजिए, बायोमैकेनिक्स इंप्रूव हो जाएगा. सी बायोमैकेनिक्स कैसे इंप्रूव होगा? बायोमैकेनिक्स तो एक साइंस है. उसको इंप्रूव करने के लिए आपको उस साइंस में नोबेल पुरस्कार लेना होगा. वो साइंस इंप्रूव कर जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हमारे खिलाड़ी के मैकेनिक्स इंप्रूव होंगे, आप ये पूछना चाहते हैं. सो लेट मी करेक्ट योर क्वेश्चन बिफोर आई आंसर यू. इट इज पॉसिबल. That is what we say. It is difficult to delete, unlearn the wrong skills. So from the beginning, the teaching has to be pleasing and step by step with a proper sequence. अगर आपने गलत चीज सिखा दी and then you come back, delete things and then teach something new, it is going to be really difficult. Sir, you said that after fight, there should be done some cooling down exercise for quick recovery for the next round. Can you tell what exercise should be done? Okay, that's a good question. See, you have already exhausted anaerobically, but then the dominant energy system is aerobic. Let me tell you, जब हम exercise करते हैं, almost 10-12 minutes, the fight is in a very high intensity, still there is a post-exercise consumption of oxygen. We say EPOC. That is, activity has stopped, but still our body is demanding oxygen because we are not yet recovered. Our body needs oxygen, and that oxygen is now, our heart rate is high. So gradually heart rate comes down, do some mild stretching, and then go for gradual aerobic exercise. It should be mild jog, brisk walk, some movements, stretches, and gradually जिस तरह से हम सीढ़ी से चढ़ते हैं उस तरह से हम सीढ़ी से उतरते हैं, उसी तरह आपको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को धीरे 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 नीचे उतारना है. Connecting to this, I just want to ask a question. Tips to remove the accumulation of lactic acid during the time of bout, means in between that 1 minute gap. That is was this question was raised by Thomas Etty. Yeah. Not possible. It is impossible. लैक्टिक एसिड का टेस्ट जब भी होता है, और मैं उस पर भी बात करूंगा टॉमस भाई. आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू रिगार्डिंग योर 400 and 800 मीटर कॉन्वर्सेशन विथ दैट. लैक्टिक एसिड रिमूवल, लैक्टिक एसिड फॉर्म कहाँ होता है? मसल में. और हम लैक्टिक एसिड टेस्ट कहाँ से करते हैं? ब्लड से. तो मसल से ब्लड में आने में उसे मिनिमम 3 मिनट लगते हैं. इसीलिए
जब कोई 400 मीटर भाग के आता है और उसका पीक लैक्टेट टेस्ट करना होता है तो वो 3 मिनट के बाद किया जाता है। 1 मिनट की रिकवरी में कभी भी लैक्टिक एसिड रिमूव नहीं हो सकता, बिकॉज लैक्टिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एंड बहुत बार देखा होगा बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, दे ट्रेन एंड कम एंड दे डू इन फ्रंट ऑफ, they try to pretend as if their breathing is high, because breathing has no direct relation with the pulse rate. Pulse rate is going very high, sometimes pulse rate is low and they try to show, but when we check the pulse rate is very low. So heart rate and aerobic endurance, VO2 max, this is one. When we say anaerobic glycolysis, lactic acid is the byproduct, and उसके रिमूवल में मिनिमम 3 मिनट लगते हैं। मैंने बता दिया उसका रीजन, क्योंकि ये फॉर्म होता है मसल में और हम टेस्ट करते हैं ब्लड से, इसीलिए वहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है। बॉडी में ये रिमूवल में इतना टाइम लगता है और 3 मिनट में ये पीक लैक्टेट पहुंचता है, उसके बाद ये रिमूव होना चालू होता है। जैसा मैंने बताया अपने प्रेजेंटेशन में भी मैंने दिखाया कि हर राउंड में 1 मिनट की रिकवरी के बाद लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, इट डज नॉट स्टॉप सडनली। Sir, you have described, this is from the Shibin Balan. Sir, you have described mostly about senior athletes. How can we check the need analysis in kids? My dear friend, need analysis among kids is not possible. What is being played at that particular division, you have to stick to that, because athletes, again, I will go back to my 2 days back presentation. Kids are not the miniature adults, so we have to go along with their growth and development, growth and maturation के हिसाब से हमें जाना होगा। Some people are early maturers, some people are late maturers, some people are fast learners, some people are slow learners, so it is much individualized. So young athletes में we cannot just pinpoint कि ऐसे करना है। So firm establishment होने से पहले we cannot give them a rigorous training. So that is how this need analysis is basically for the senior athletes. Mr. Ashok Kumar Lenka, I think you have second time you wrote. Let me read. Is the biomechanics connected to chi? Can you please write again? I don't know what you want to say. If chi is I mean the Chinese word of energy. So if biomechanics is a physical, chi is not physical, it is spiritual. So these two, I don't know how it is connected. If I have no knowledge about it, I'm sorry. And I hope I have answered most of the questions. अगर किसी को कोई और डाउट है इस प्रेजेंटेशन के बारे में, so you can just write me. Maybe I'll be happy to answer in case there is anything. Vinod Jha, sir, how to remove lactic acid after immediately after fight? Immediately after fight, it is not possible. It's already explained before also, sir. You see. Yeah. So I think majority of the question I have answered. In case there is anything, you can just message me. I will be happy to answer. Thank you, sir. ladies and Thank you. gentlemen. Thank you, Gautam sir. I would like to take this opportunity to thank you on the behalf of all the participants.